हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 473 है। ठीक है, पार्ट नंबर आप 472 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 361 लिखा हो रहा है, 348 हो रहा है, और 348 लिए 335 हो रहा है, 335 लिए 322 हो रहा है, 322 लिए 309 हो रहा है, और 309 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि 361 लेकर लिख रहा है, 48 लिख रहा है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको 13 को माइनस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 348 लिए 335 लिख रहा है, इसमें भी माइनस 13 कर रहा है, और देखिए 335 लिए 322 लिख रहा है, इसमें भी माइनस 13 कर रहा है, और यहाँ पर 322 लेकर लिख रहे हैं, 309 लिख रहे हैं, इसमें भी माइनस 13 कर रहा है। तो क्या करेंगे? 309 में से भी क्या करेंगे, यानी 13 को माइनस करेंगे। 309 में से जब 13 को माइनस करेंगे और तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 296 आ जाएगा। ठीक है, कितना क्या? 296 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा? 296 हो जाएगा। तो 296 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 164 जो ना यहाँ पर 128 ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 146 जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? 164 दिया है, 164 ले क्या हो रहा है? 128 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 146 ले रखेंगे। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले 164 को क्या करेंगे कि 128 आ जाएगा। देखिए 164 में अगर 54 को माइनस करते हैं तो कितना क्या? 128 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से 146 में रखेंगे तो 146 में भी करते हैं, 54 को माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पर आपको 92 आ जाएगा। कितना के? 92 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा? यानी 92 हो जाएगा। तो 92 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 1675 यानी 843 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक संख्या दिया है, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा सम अंक में 2 घटाई जाए, दो नई संख्या बनेगा, उसमें से बड़े संख्या और छोटे के अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इस संख्या क्या लिख रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि संख्या यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 16 दिख रहा है। ठीक है, 16 हो गया है। फिर यहाँ पर आपको 75 दिख रहा है, और फिर यहाँ पर 843 दिख रहा है। ठीक है ना, 843 हो गया है। ये संख्या लिख रहा है। ठीक है, ये संख्या हो गया है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? देखिए बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तब विषम संख्या दिख रहा है कौन सा? ये दिख रहा है। इसमें 1 को जोड़ देते हैं, कितना गया? ये 2 आ गया। ये भी विषम संख्या है, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना गया? ये 8 आ जाएगा। और ये भी आपको विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 आ गया। ठीक है, और ये भी आपको विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे, ये 4 आ गया। ठीक है ना, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि तथा प्रत्येक के सम अंक में 2 घटाए जाए, यानी सम संख्या में 2 को घटा दिया जाए। ठीक है ना, देखिए सम संख्या में यहाँ पर 2 को घटाते हैं तो कितना बच गया? ये 4 आ गया। और ये भी दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 घटा लेंगे तो 6 बच गया। इसमें भी 2 घटा लेंगे तो यहाँ पर आपको ये 2 बच गया ना, 2 बच गया। ये क्या आ गया? ये नई संख्या बन गया। क्या बन गया? यहाँ पर आपको नई संख्या बन गया। तो ठीक है, देखिए घटाया जाए तो इस प्रकार बनी निर्मित नई संख्या। देखिए ये नई संख्या हो गया। ठीक है, नई संख्या बोल रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए नई संख्या में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। देखिए तो 8 में से यहाँ पर 2 को घटा लेंगे, कितना बचेगा?
6 बचेगा। कितना आ गया? 6 आ जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में देखिए RUIN को यहाँ पर 3719 लिखा जाता है और यहाँ पर रन यानी RUNG को यहाँ पर 7916 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में जी को कैसे लिखा जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा दिया है, ठीक है ना। देखिए ये क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा दिया है जिसमें यहाँ पर देखिए RUIN को क्या लिख रहे हैं, यानी 3719 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए RUNG को क्या लिख रहे हैं, यानी 7916 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में आपको जी को बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, RUIN, ठीक है ना। इनको क्या लिख रहे हैं, तो 3719 लिख रहे हैं, ठीक है। ये 37 हो गया, 19 हो गया। अब इसको देखिए फिर लिख रहे हैं RUNG, इनको भी क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 79 लिख रहे हैं, ठीक है ना। और 79 और 16 लिख रहे हैं। उसी कूट भाषा में बताना है कि जी को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कॉमन मिलाइए। ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी एक आपको कॉमन मिलाइए। इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा ना वही आपको जी का आंसर हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी कॉमन दिख रहा है। देखिए RU दिख रहा है, तो RU दिख रहा है, इसमें कॉमन हो गया। और यहाँ पर देखिए N दिख रहा है, इसमें भी N दिख रहा है। लेकिन देखिए इसमें कॉमन आपको I आ गया और इसमें आपको G आ गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको संख्या में रखते हैं। देखिए संख्या में यहाँ पर 7 दिख रहा है, इसमें 7 दिख रहा है। ये 9 दिख रहा है, ये भी 9 दिख रहा है। ये 1 दिख रहा है, ये भी 1 दिख रहा है। ये तब मिल रहा है ना। कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इसमें 6 दिख रहा है और इसमें 3 दिख रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, जी का पूछा है। तो जी का देखिए यहाँ पर कूट क्या हो गया, यानी 6 आ जाएगा। जी का कूट क्या होगा, 6 गया। अगर उसी तरह से यहाँ पर आपको आई का पूछता है तो आई के 3 हो जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, जी का पूछा है, तो जी का कूट 6 हो गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 को संख्या दिए, 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। आगे बोल रहा है कि यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यानी ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमको 5 संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित हैं। देखिए 157 लिखा है, ये 3 अंक का है। ये 643 लिख रहा है, ये भी 3 अंक का है। लेकिन यहाँ पर 5 को संख्या दी है। एक देखिए 1 2 3 4 5 को संख्या दिया ना, ठीक है, दिया है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, क्या पूछ रहा है कि यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगी। बोल रहा है कि इन संख्या को क्या करेंगे, सभी को अवरोही क्रम में सजा देंगे। अवरोही क्रम में संख्याओं को सजाने के बाद में तो ये बताना है कितने जो संख्या है ना वो अपरिवर्तित है, यानी बदलेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इनको आरोही क्रम में सजाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, 157 हो गया, ठीक है। अब ये 643 दिख रहा है। इन सबका क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, सॉरी यहाँ पर घटते क्रम में चलना है। आरोही का मतलब घटते क्रम में हमको चलना होगा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर आपको 772 आ गया, 772 आ गया और 772 नहीं 872 ना, 872 आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 643 आ जाएगा, ठीक है ना। 643 के बाद में यहाँ पर 351 आ जाएगा और 351 के बाद में फिर यहाँ पर 267 आ गया। अब 267 के बाद में यहाँ पर 157 आ गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको कट कर लिए, ठीक है। देखिए ये भी आपको दिख रहा है, अभी दिख रहा है। देखिए इनको क्या किए, आरोही क्रम में, ठीक है ना। आरोही नहीं अवरोही करे, ठीक है, यानी अवरोही, ठीक है, अवरोही क्रम हो गया। ये अवरोही क्रम हो गया, ठीक है ना। ये अवरोही क्रम दिख रहा है। देखिए तो आपसे क्या पूछा है कि देखिए यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। देखिए सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए, ठीक है ना, व्यवस्थित कर दिए। अब बोल रहा है कि ऐसे कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी इसमें ऐसे कितनी संख्या है जो अपरिवर्तित है, जो कि बदला नहीं है, बाकी सब बदल गया है। देखिए यहाँ से क्या है, 157 से क्या गया, एक यानी 872 आ गया, ये बदल गया है, ये अपरिवर्तित नहीं हुआ है। ये परिवर्तित हो गया ना, ये परिवर्तित हो गया है, ये अपरिवर्तित नहीं है। देखिए 643 लेके हो रहा है, 643 से हो रहा है, ये आपको परिवर्तित नहीं हुआ है, ये आपको अपरिवर्तित है, ठीक है। आगे देखिए 351 से क्या हो रहा है, यानी 351 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 351 दिख रहा है। और तो ये भी आपको क्या हो गया, अपरिवर्तित
नहीं हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए 267 दिया है, 267 भी क्या दिख रहा है और 267 आ रहा है, ये भी आपको परिवर्तित नहीं है। देखिए ये 872 से क्या हो रहा है यानी 157 हो गया, ये भी आपको परिवर्तित हो गया है। तो आपसे पूछा है कि कितने ऐसी देखिए संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगी, कितनी ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित है। देखिए यहाँ पर आपको 3 गो ऐसी दिख रही है संख्या जो अपरिवर्तित है, जो परिवर्तित नहीं हुआ है, ये आपको बाकी 2 गो का होगा परिवर्तित हो गया, 3 ऐसी संख्या है जो परिवर्तित नहीं हुआ है। देखिए और यहाँ पर क्या दिख रहा है 643, 351 और यहाँ पर 267 है। तो कितनी संख्या है 3 गो है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीक की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, आगे बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निम्नलिखित संख्या दी है, निम्नलिखित संख्याओं प्रतीकों और श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, और संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल लेके यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से पूछा है कि देखिए उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्या है, यहाँ पर बताना है कि कितनी संख्या है, यहाँ पर आपको संख्या को रखेंगे, ठीक है। यानी इसमें ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है, प्रतीक है, और ठीक बाद एक संख्या है, बाद में क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि आपको ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, जिनके बाद भी एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको देखिए संख्या के पहले प्रतीक होना चाहिए, ये आपको संख्या के पहले संख्या कर रहा है नहीं, और संख्या के पहले प्रतीक दिख रहा है लेकिन फिर बाद में प्रतीक आ जा रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले एक प्रतीक आ गया, संख्या के बाद एक संख्या आ गया, एक बन रहा है। और इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले एक प्रतीक आ गया, संख्या के बाद एक संख्या आ गया, 2 दिख रहा है। और इसमें कहीं दिख रहा है प्रतीक के बाद में नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी 2 ऐसी संख्या है जिसके पहले प्रतीक और जिनके बाद भी संख्या दिख रही है। इसमें ऐसे कितने संख्या है, तो 2 को है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पतंग जो है ना यहाँ पर आपको उड़ना से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पासा जो है ना इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर इन 4 शब्द से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए ये आपको पतंग दिए, पतंग क्या होता है, उड़ता है, यानी पतंग उड़ना से समित है, तो पतंग उड़ता है, पतंग को उड़ाते यानी उड़ती है, पतंग क्या हो गया, तो पतंग उड़ती है लिखते हैं, ठीक है ना, उड़ती है, ठीक है, पतंग उड़ता है या उड़ाना होता है, ठीक है। उसी प्रकार से पासा, पासा क्या होता है, तो पासा एक क्या जोड़ा होता है, नहीं यानी रूल होता है, पासा एक क्या होता है, यानी रूल किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको रूल रखेंगे रे, ठीक है, रोल हो गया है, नहीं पासा को रोल किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए रोल, यहाँ पर रोल किया जाता है, ठीक है ना, ये किया जाता है। देखिए जिस प्रकार से पतंग उड़ाना यानी उड़ना यानी उड़ाया जाता है, उसी प्रकार से पासा को रोल किया जाता है। तो रोल किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, यानी बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और बी और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। एफ बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी एफ है और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी देखिए यहाँ पर जी ई के, ठीक है, जी ई के दाईं ओर से किसी का स्थान पर, लेकिन डी के बाईं ओर से किसी का स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो जी के दाईं ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 7 व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है कि 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, यानी ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, यहाँ पर 7 व्यक्ति को बैठाता है, ठीक है ना। ये 7 व्यक्ति हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 दिख रहा है और 7 हो गया। 7 व्यक्ति जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि बी के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी के देखिए इधर क्या होता है,
ये बाएं होता है, ठीक है ना, इधर रखेंगे ये दाहिने होता है, ठीक है। तो बी से देखिए बोल रहा है कि बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो बी को यहाँ पर रखते हैं, बी के बाईं ओर कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और के बीच में, तो बी हो ही गया, और यहाँ पर के रखते हैं, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति है, देखिए 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एफ बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन एफ जो है ना, एफ है और बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो देखिए तो एफ जो है ना, एफ है बी के बाईं ओर से, तो बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, देखिए दूसरे स्थान पर 1 पर रखते हैं, 1 2 एफ को यहाँ पर नहीं बाईं ओर से, या सॉरी यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए बी जो है एफ के दाईं ओर से ना, ये जो एफ है बी के दाहिने ओर से, तो बी के दाहिने ओर से तो एफ यहाँ पर आएगा, ठीक है, एफ यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ और सी के बीच में, तो मान लीजिए 2 व्यक्ति और यहाँ पर सी रखते हैं, ये देखिए एफ और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि ई यानी जी जो है, जी वो ई के दाईं ओर, यानी जी है ना, जी वो ई के दाहिने ओर, तो ई को कहाँ रखते हैं, और ई को कहाँ रखेंगे, ई को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, ई के दाहिने ओर, जी जो है ई के दाहिने ओर है, किसी स्थान पर, लेकिन डी के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन देखिए ये जो जी है वो ई के दाहिने ओर किसी का स्थान पर और डी के बाईं ओर किसी का स्थान पर बैठा हुआ है, तो जी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना, और डी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो डी के बायां हो गया और डी के बायां और जी के दाहिने हो गया, ठीक है ना, ई के दाहिने हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि देखिए जी के दाईं ओर से कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, तो देखिए जी के दाहिने ओर, तो जी दिख रहा है, ई दिख रहा है, तो जी के दाहिने तरफ से कितने लोग बैठे हैं, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 लोग बैठा है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, 3, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतः रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको आदमी दिया है, पिता दिया है और डॉक्टर दिया है, तो सबसे पहले इसमें क्या रखते हैं, यहाँ पर आदमी को रखते हैं, ठीक है ना, यानी आदमी दिख रहा है, आदमी के अंदर में यहाँ पर पिता आ जाएगा, ठीक है, आदमी के अंदर में कहते हैं पिता आते हैं, और कुछ पिता और कुछ आदमी भी क्या होता है, डॉक्टर भी होता है, ठीक है ना, ऐसे होगा, ठीक है, यानी डॉक्टर है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, आदमी, आदमी के अंदर में पिता आ जाएगा, और कुछ पिता भी आदमी होते हैं, सॉरी कुछ पिता भी क्या होता है, डॉक्टर होते हैं, और कुछ आदमी भी डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना। ये आपको इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या समित है। देखिए यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में समित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा जो समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको समित दिख रही है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों समुच्चय जो है ना आपस में कैसे समित दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कैसे दिख रही है, ये आपको 30 दिख रहा है, 49 दिख रहा है, 19 दिख रहा है, तो 30 को देखिए 30 सॉरी ये 30 हो गया, और प्लस यहाँ पर 19 को, इनको दोनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 49 आ गया, ये बीच वाली संख्या क्या है, दोनों को और जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए इसको भी रखेंगे, और यहाँ पर 37 दिख रहा है, 39 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको 37 हो गया और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना गया, ये आपको 39 आ गया, कितना गया 39, 2 के बीच वाली संख्या 39 आ गया है। उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन से देखेंगे, देखिए और तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 17 दिख रहा है, ठीक है ना, और 17 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो बराबर में हमको 32 आ रहा है, तो 7 2 9 हो रहा है, और 2 2 यहाँ पर आपको 29 आ रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है, फिर प्लस में 21 दिख रहा है, इनको जोड़ने के बाद में हमको 42 लाना है, तो यहाँ पर 8 1 9 आ गया, और 2 1 3 आ गया, ये 39 रहा है, ये तो 42 रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन सी को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी को देखते हैं, देखिए यहाँ पर 7 हो गया और फिर प्लस में यहाँ पर 22 दिख रहा है, तो 22 में 7 को जोड़ देंगे 29 आ गया, हाँ ये आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, इन दोनों समुच्चय के जैसे आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा
बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, ठीक है ना। इन समीकरण में बोल रहा है, देखिए इस समीकरण दिया, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए ये चिन्ह को आपस में बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए बोल रहा है कि यदि ए का अर्थ भागा है, ए कहाँ दिया है, इसके जगह पर हम भागा रखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ गुना दिया है, बी के जगह पर गुना रखते हैं। सी का अर्थ प्लस दिया है, तो सी के जगह पर हम प्लस रखते हैं। और डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस, यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चिन्ह को बदल दिया, अब समीकरणों को सोल्व करेंगे। देखिए 121 हो गया, यहाँ पर आपको 121 है, ठीक है ना। फिर प्लस में यहाँ पर आपको 21 दिख रहा है, और फिर माइनस दिख रहा है 11, फिर भागा 11, फिर गुना 100, यहाँ पर 121 आ गया, ठीक है ना। बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। देखिए 11 में से 11 काटेंगे, एक बार में कट गया, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, और इसको देखिए जोड़ते हैं, अर्थात 2, देखिए 1 1 कितना आ गया, 2 आ गया, 2 2 कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर 142 आ गया, ठीक है। अब 142 में एक से गुना करेंगे, एक घटाएंगे, यहाँ पर गुना दिया ना, नहीं हो गया, ठीक है। तो एक माइनस यहाँ पर रखते हैं, देखिए 121 आ गया। अब फिर यहाँ पर एक स्टेप चलेंगे तो 142 आ जाएगा, ठीक है। 142 में से 121 में से यहाँ पर गुना करेंगे, 42 से होगा, तो क्या करते हैं, माइनस करेंगे, ठीक है ना। 121 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, और 121 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर केवल 21 बचेगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर आए, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी जो कुर्सियां है ना वो मेज है, यहाँ पर कुर्सियां को रखते हैं, ठीक है, यानी कुर्सियां हो गया, सभी जो कुर्सियां है वो क्या है, मेज है, ये मेज में रखते हैं, ठीक है ना। सभी कुर्सियां क्या है, ये मेज दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ यहाँ पर मेज पलंग है, कुछ मेज यानी कुछ मेज कुछ मेज क्या है, ये पलंग दिख रहा है, और क्या हो गया, यहाँ पर पलंग दिख रहा है, ठीक है ना, ये पलंग है। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कि सभी पलंग कुर्सियां हैं, क्या सभी जो पलंग है ये क्या कुर्सियां है, नहीं है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो कुछ जो मेज है ना वो कुर्सियां हैं। हाँ, सभी मेज के अंदर में क्या दिख रहा है, सभी मेज के अंदर में कुर्सियां दिख रहे हैं, सभी के अंदर ही कुछ आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको सही बोल रहा है कि सभी मेज जो है वो कुर्सियां है, तो सभी मेज के अंदर में कुर्सियां दिख रही है, ये सही बोल रहा है। तो क्या हो गया, आपको दूसरा सही बोल रहा है। तो दूसरा देखिए इसमें कौन सा सही बोल रहा है, यानी डी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 कथनों को अनुसरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए पुस्तक के अंकित मूल्य पर यानी 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% लाभ अर्जित करता है, तो यदि वह यानी याद देख बोल रहा है कि यदि वह यह छूट नहीं देता है तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर एक 12% की छूट देता है, और छूट देने के बाद भी 21% लाभ कमाता है, ताकि बता रहा है कि उसका लाभ अर्जित हुआ ना वो कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर छूट को देखिए, मानते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो 12% छूट देता है, ठीक है। ये 12% यहाँ पर आपको छूट रखेंगे, तो 12% छूट पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 गुने कितना आ जाएगा, 88 रुपये, क्योंकि 12% डिस्काउंट करेंगे, फिर बटा में 100 रखेंगे, इसको काटेंगे तो कितना गया, ये आपको 88 आ गया, 88 रुपये आ गया, ठीक है ना। 88 रुपया, 88 रुपये कितना गया, ये क्या दिख रहा है, ये आपको विक्रय मूल्य दिख रहा है, सॉरी क्रय मूल्य दिख रहा है, और यहाँ पर 88% विक्रय मूल्य निकाले ना, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है ना, ये विक्रय मूल्य दिख रहा है, ये विक्रय मूल्य निकाले। अब इसको क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। आज देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना करते हैं, देखिए तो 88 रुपये फिर गुने यानी 100, ठीक है, और बाटा में क्या बोल रहा है ना कि देखिए ये 21% लाभ अर्जित करता है, तो 121 हो जाएगा ना, 121 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो 72.72 आ जाएगा, ठीक है ना।
ये रुपया आ गया, 72.72 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य निकाल दिए 88 रुपया, और यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल दिए 72.72 रुपया। अब आपको छूट देने के बाद बोल रहा है लाभ, ठीक है, तो लाभ अर्जित करना है ना, तो लाभ परसेंटेज बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पर आपको 100 दिख रहा है, ठीक है, 100 में से 72.72 माइनस करना है, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या करना है, और गुना करेंगे, 100 आ गया, ठीक है, अब फिर यहाँ पर 100 हो गया है। अब इसको क्या करते हैं 72 पॉइंट, फिर 72 को रखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए इसको सोल्व करने के बाद में कितना गया, इस 37 पॉइंट, ठीक है ना, 37.51 आ जाएगा, ठीक है, 37.51 रुपया गया, ठीक है, ये 37.51 रुपया। तो आपसे वही पूछा है कि तो वह कितना रुपए परसेंटेज अर्जित करेगी, सॉरी ये परसेंटेज में ना है, तो ये आपको परसेंटेज दिख रहा है, ठीक है, अतः परसेंटेज आपको दिखेगा, ठीक है ना, तो ये परसेंटेज क्या दिख रहा है, यानी 37.51% हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा, देखते यानी 37.51%, तो 37.51% को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 37.5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देख कि यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में यानी बना सकते हैं, तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी समान यानी दीवार बनाने में 18 दिन लगेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 72 लड़के हैं जो 200 मीटर लंबी दीवार है उसको 21 दिन में बना देते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कितने और लड़के चाहिए। देखिए बोल रहा है कितने लड़के जो है कि 200 मीटर लंबी सामान को वो 18 दिन में बना लेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, लड़का भी दे दिया है, मीटर भी दे दिया है, और यहाँ पर दिन भी दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको लड़के पूछा है, मीटर भी दिया है और दिन भी दिया है, तो क्या पूछ रहा है, लड़का पूछ रहा है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला कैसे होता है, यानी M1, ठीक है, D1, फिर यहाँ पर वर्क हो गया यानी W1 हो गया, फिर बराबर में M2, ठीक है, D2, और यहाँ पर W2 यानी वर्क हो गया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। देखिए M1 यानी कितने लड़के दिए 72, ठीक है ना, फिर यहाँ पर गुना करेंगे D2, तो D मतलब दिन हो गया, दिन कितना दिया 21 दिन दिया, ये दिया ना 21 दिन, और यहाँ पर वर्क कितने मीटर दिए, यहाँ पर देखिए 280 मीटर दिए, ठीक है, फिर बराबर यानी M2 यानी आदमी तो पूछा ही है, अब कितना दिन दिया 18 दिन दिया है, यहाँ पर 18 दिन दिया है ना, लेकिन कितना वर्क 2 में, तो वर्क 2 में यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है 200 दिया है, ठीक है, 200 दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए अगर इसको सोल्व करेंगे हाँ तो इसको काटेंगे तो कितने मर्त में कट जाएगा, यहाँ पर आपको 3 1 4, ठीक है ना, ये 3 मर्त में कट जाएगा, 21 चौक 44, नहीं इसको क्या करते हैं एक स्टेप और चलते हैं, इसको पहले इसको 4 मर्त में काटते हैं पहले, देखिए 4 मर्त में कट गया, इसको 28 मर्त में काट दिए, ठीक है ना, फिर यहाँ तक, ठीक है, अब इसको भी काट दे 18 36 18, नहीं छोड़िए, यहाँ पर आपको 4 गुने 21 आ गया, फिर बाटा में 28 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो इसको काट देते हैं, ठीक है ना, तो M2, ठीक है, तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना मर्त में ये 20 मर्त में कट जाएगा, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर कितना आ गया M2 आ गया, M2 बराबर कितना आ गया 20% आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए अगर 7 चौक 28 यहाँ पर काटेंगे तो 7 चौक 28 है ना, तो यहाँ पर 7 मर्त में 7 चौक 28 है, और 70 के 21 है 3 मर्त में, अब 20 3 60 है, यानी M2 बराबर कितना है क्या 60 है, क्योंकि 20 को यहाँ पर 3 से गुना करेंगे यानी 60 लड़के हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए तो कितने लड़के माने कितने लड़के चाहिए कि जो 200 मीटर समान दीवार को 18 दिन में कर देंगे, तो कितने दिन लड़के थे, तो 60 लड़के, तो 60 लड़के को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 60 लड़के ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए वह सबसे बड़ी संख्या जिससे यानी 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे यानी वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 990 और 1330 से विभाजित करने पर वो 6 और 10 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना,
वो कौन सी संख्या है जो इन दोनों से क्या करेंगे, से दोनों से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 6 और 10 बचना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 990 लिख रहे हैं, 990 हो गया, 990 में से 6 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है 1300 ठीक है, तथा ठीक है 1330 दिख रहा है, 1330 में से यहाँ पर क्या कर रहा है 10 को माइनस कर रहा है, ठीक है 10 को माइनस कर रहा है, ठीक है। इसका क्या करेंगे लॉसम, इसका सॉरी ये मौसा निकालते हैं, ठीक है ना, ये मौसा हो जाएगा, इसका मौसा निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा 984 आ गया, ठीक है ना, ये तथा फिर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1320 आ गया, ठीक है। इसका भी क्या करेंगे मौसा निकालेंगे, ठीक है, मौसा हो गया। लेकिन इन दोनों का मौसा निकालेंगे तो कितना गया, ये 24 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना गया 24 आ जाएगा, मौसा कितना गया 24 आ गया। तो यहाँ पर कितना गया, वो 24 सबसे बड़ी संख्या है जिसमें इन दोनों से क्या करेंगे भाग करेंगे, भाग करने पर शेषफल 6 और 10 बचेगा, तो 24 हो गया। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।